हेलो स्टूडेंट्स, द मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए होती है, उसकी गणित की तैयारी कराएंगे और उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो गणित का पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न कराएंगे। तो पहला प्रश्न जो कि स्क्रीन पर बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है, उसका हल कैसे होगा और क्या इसके पीछे कंसेप्ट है वो हम समझाएंगे। यदि x और y विषम पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सम पूर्णांक होगा। अब देखिए, पहले तो आपको इसके लिए सम संख्याएं और विषम संख्याएं पता होनी चाहिए। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और इनको हम 2n की तरह से लिख देते हैं मानक रूप में, ठीक है। और विषम संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम 2n+1 या 2n-1 के रूप में लिख देते हैं। अब यहां पर x और y दोनों ही विषम पूर्णांक दिए हुए हैं, तो हमें x भी विषम मानना पड़ेगा। तो हम x को 2n+1 मान लेते हैं और y क्योंकि डिफरेंट है इसलिए हम उसे 2n+1 मानेंगे। तो अब हम यहां रख कर देख लेते हैं कि कहां से सम आ रहा है और कहां से विषम। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें हम x और y का मान रखेंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं। अब देखिए, इसका ये भाग तो 2 से विभाजित है लेकिन इसमें +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये विषम है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, xy-1। तो x की जगह पर मान लगाएंगे और y की जगह पर भी उसका मान लगाएंगे, गुणा करेंगे। तो ये 2 कॉमन लेके अगर हम लिखेंगे तो इससे पता चल रहा है कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। तो अतः ये जो xy-1 आया है ये सम पूर्णांक होगा। तो सम पूर्णांक है तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। हम आगे चेक कर सकते हैं, xy तो इसमें भी हमने किया था तो इसमें से हम चेक कर सकते हैं। xy अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इतनी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी और +1 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये फिर से विषम हो जाएगा। और जब xy विषम है तो विषम में 2 जोड़ेंगे तो वो भी विषम आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड है, चेक मेथड भी कर सकते हैं। इसमें x और y कोई भी 2 विषम संख्याएं लेकर उसका मान लगाकर आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पूर्णांकों के योग का साहचर्य नियम। तो देखिए, उसके लिए आपको ये नियम पता होने चाहिए। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा नियम है। तो फर्स्ट नियम है a+b = b+a। ये भी एक नियम है। इसमें क्या किया है, क्रम का परिवर्तन किया है। तो ये क्रम विनिमय नियम है। जैसे हम 3+4 करें या उसका क्रम बदलकर 4+3 करें तो भी आंसर सेम आता है, लेकिन इसका नाम साहचर्य नहीं है, इसका नाम क्रम विनिमय है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें 0+a = a, ये योज्य तत्समक है। यहां पर 0 योज्य तत्समक का नियम है। तीसरा जो है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम हमेशा 3 संख्याओं को यहां पर हम a b c कोई भी 3 संख्याएं ले लेंगे, जैसे 2 3 4। तो उसमें अलग अलग ग्रुप बनाकर अगर हम हल करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आता है योग में। 2+3 दूसरा ग्रुप है और +4, तो 5+4। उसके मिडिल वाली स्टेप्स अलग हो सकते हैं लेकिन फाइनल आंसर सेम आता है। तो ये है योग के लिए साहचर्य नियम। ये डी वाला आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट के आगे अगर कोई संख्या लिखी है तो ब्रैकेट के अंदर उस संख्या का गुणा होगा। तो ये है तो गुणधर्म, परंतु जो प्रश्न में पूछा गया है वो गुणधर्म साहचर्य नियम, ये सी ऑप्शन। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.08 बार को निरूपित करता है? अब देखिए, भिन्न और 0.08 बार, तो पहले तो आपको 0.08 बार का मतलब समझ में आना चाहिए। तो 0.08 बार का मतलब होता है 0.080808 रिपीट हो रहा है, और इसमें हम भाग देते जाएंगे तो भाग चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं अशांत। अशांत, और ये क्या है? रिपीट हो रहा है। रिपीट होने को बोलते हैं आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। इसी में ही मैं आपको बता देती हूँ, दशमलव में यदि अशांत दशमलव है और अनावर्ती है, अशांत दशमलव और अनावर्ती, तो उस प्रकार के दशमलव संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे मैं आपको इसका उदाहरण दे देती हूँ, 1.1010010001 डॉट 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 डॉट, मतलब ये दशमलव खत्म भी नहीं हो रहा और एक प्रॉपर पैटर्न के साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अशांत अनावर्ती हैं, इन्हें हम भिन्न रूप में नहीं लिख सकते। तो अब सवाल पर वापस आते हैं कि अब इस सवाल को हमें हल कैसे करना है। तो इसमें हम x को मान लेते हैं 0.08 बार। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो दो संख्याएं ही रिपीट हो रही हैं, तो दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो हम इस समीकरण में 100 का गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर 3 संख्याएं रिपीट हो रही होती तो हम 1000 का गुणा करते। यदि यहाँ पर एक संख्या रिपीट हो रही होती तो 10 का। तो जितनी संख्याएं रिपीट हो रही होती हैं हम उतने ही जीरो वाले नंबर का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करते हैं तो हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। अब जब हम गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव 2 संख्याओं के आगे पहुंच जाएगा, तो मतलब 0.080808 ऐसे चलता जाएगा। इसको हम शॉर्ट में वापस से, इसमें 08 रिपीट हो रहा है तो हम इसे 08.08 बार लिख सकते हैं। अब देखिए, ये समीकरण हुआ हमारा नंबर 2। अब हमेशा इस तरह के सवालों में हम इसमें घटाते हैं। जैसे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 का बायां पक्ष है 100x और पहला समीकरण का बायां पक्ष है x, तो 100x माइनस x बराबर 8.08 बार माइनस 0.08 बार। अब देखिए, 100 में से 1 जाएगा तो 99x हो गया और यहाँ पर 8 बचा, तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 8, 99 का गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो 8/99 को आप भाग करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। लेकर बनाया जाता है, और यहाँ पर योग है तो ये योग के लिए इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है तब उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा। जैसे मान लीजिए अगर 3 कोई संख्या है तो 3/1 लिख सकते हैं हम इसे, तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा? 1/3। इसी प्रकार कोई भी संख्या है, मान लीजिए -5 है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/-5, या हम उसे -1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें ये कंसेप्ट है कि व्युत्क्रम क्या होता है। उसके बाद दो संख्याएं दी गई हैं अलग अलग, तो मान लीजिए संख्या एक x है और एक दूसरी संख्या है y, तो x प्लस y आपको दिया हुआ है 12, योगफल 12 है, और गुणनफल x गुणा y आपको दिया है 35। आपको 1/x प्लस 1/y निकालना है, 1/x प्लस 1/y। तो देखिए, इसमें
एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा और यहाँ पर y प्लस एक्स आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान है 12 और एक्स वाई का मान है 35। तो व्युत्क्रमा का योग 12/35 आ गया, जो कि ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है 23,75,109 में 7 का स्थानीय व जातीय मान, उसका अंतर निकालना है। तो देखिए स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान यानी जिस स्थान पर हमारा ये जो संख्या है इसमें 7 है, तो 2, 3, 7, 5, 1, 0, 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 7 का स्थानीय मान हुआ 7 गुणा 10,000, यानी ये हुआ 70,000। और जातीय मान का मतलब होता है उसकी फेस वैल्यू, तो वो कहीं भी हम ले जाएंगे उसको 7 का मान 7 ही रहेगा, तो फेस वैल्यू 7 ही है। तो इसका हमें अंतर पूछा गया है। 70,000 में से आप 7 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 69,993, जो कि सी ऑप्शन। देखिए इस प्रश्न में -3 गुणा -23 का मान पूछा है। तो माइनस गुणा माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो -3 गुणा -23, पहले तो चिन्ह निर्धारित कर देंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया और 23 गुणा 3 कर देंगे, वो 69 आएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -7/12 हो तो दूसरी परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है। माना दो संख्या है x और y है, उनका गुणनफल -5/6 दिया हुआ है। अब यदि इनमें से एक परिमेय संख्या, तो आपको x y में से एक संख्या इन्होंने दे दी है, तो एक संख्या -7/12 है, तो हमको ये दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम ये जानते हैं, नियम है कि जिस संख्या का भाग हो रहा है उधर जाके गुणा हो जाता है, और जिस संख्या का गुणा हो रहा होता है वो इधर आके भाग हो जाता है। तो 6 दूनी 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर आएगा 10/7, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/3 व 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी असंख्य परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं, जितनी पूछी जाए उतनी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक क्लॉज लगा दिया है, ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि उन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं जो संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है, और बटे 2 कर देते हैं। तो पहले 1/3 और 1/2 को हम जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा, लासा आएगा 6, इधर आ जाएगा 2 + 3 और बटे 2 रहेगा। तो ये 5/6 और बटे 2, 2 के नीचे मैं 2/1 लिख सकती हूँ। दो भिन्नों का अगर भाग होता है, तो अगर भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाली भिन्न होती है ये उल्टी हो जाती है। तो ये 5/12, तो ठीक मध्य की संख्या होगी 5/12। देखिए ये दिया गया है, इसको आपको सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोष्ठक आए हैं, तो जब ऐसे वाले कोष्ठक वाले सवाल हमें हल करने होते हैं तो हम बोडमास का नियम यूज करते हैं। B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और जो ब्रैकेट्स होते हैं ये सिंपल ब्रैकेट होता है, ये करली ब्रैकेट होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो पहले हमें सिंपल ब्रैकेट हल करना होता है, फिर करली ब्रैकेट हल करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 8 + 27 भाग, पहले ये वाला ब्रैकेट हल करेंगे तो 2 × 8 = 16 - 7, 15 - 8 + 27 भाग, 16 में से 7 गए तो 9। अब आपका सिंपल ब्रैकेट गायब हो गया। अब इसके अंदर एक भाग है और एक एडिशन है,
तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको भाग करना पड़ेगा। तो भाग करेंगे, 27 में 9 का भाग देंगे, 3 आएगा। अब 8 + 3 ब्रैकेट में हल करेंगे, 11 आएगा, और 15 - 11 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब हमें ये सब चेक करने पड़ेंगे। तो हम नंबर लाइन बनाते थे, तो ये जो नंबर लाइन है इससे ये जल्दी से चेक हो जाएगा। बीच में 0 आता है और 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं आती हैं, और 0 के इधर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। अब देखिए -15 है, तो -15 कहीं इधर आएगा। अब जैसे हम नंबर लाइन में दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, बड़ी होती हैं, और अगर हम बाईं ओर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो संख्याएं घटती जाती हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए -15 इधर है बाईं ओर, मतलब -3 के बाईं ओर है। तो -3 के अगर बाईं ओर है तो इसका मतलब -15 छोटा होगा, और यहां पर -15 बड़ा दिया है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में -17, अगर हम देखें तो -17 मान लीजिए कहीं इधर है, और -21 इधर होगा और आगे की तरफ। तो -17 के बाईं ओर है -21, तो इसका मतलब -21 छोटा रहेगा -17 से। तो यहाँ पर -21 को बड़ा बताया है, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। -16 यहाँ कहीं होगा, और -16 और -1, तो -1 की बाईं ओर है -16, तो -16 कैसा होगा, छोटा होगा -1 से। यहाँ पर भी बड़ा दिया गया है। अब कोई वैसे तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए -18 कहीं यहाँ पर होगा, -18 और -4, तो -18 -4 के बाईं ओर है, तो इसका मतलब -18 छोटा होना चाहिए -4 से। तो यहाँ पर -18 छोटा है -4 से, तो इसका मतलब यही विकल्प ठीक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपको निकालना है। तो इसी प्रकार का प्रश्न हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा अलग है। वहां पर आपको योगफल दिया था, यहाँ आपको अंतर दिया है। तो वही संख्याएं मानेंगे, और व्युत्क्रम तो आप भली भांति जान ही गए हैं। तो x - y आपको 5 दिया गया है, और xy आपको 36 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर x - y है, इसका मतलब आपने x को बड़ा माना है y से। तो जब हम व्युत्क्रमों का अंतर निकालेंगे तो व्युत्क्रम में 1/y बड़ा हो जाएगा 1/x से, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे। तो जब हमें व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है तो 1/y - 1/x करेंगे, एलसीएम लेंगे, xy इधर x - y आ जाएगा। x - y आपको 5 दिया है, xy 36 दिया है, तो 5/36 करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 17 की घात 5 गुणा 15 की घात 24 गुणा 8 की घात 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए इसमें शब्द आया है अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें गुणनखंड करेंगे अगर, तो एक तथा स्वयं संख्या ही आती है, एक तथा संख्या के अलावा कोई खंड नहीं होता। देखिए यहां पर शब्द यूज किया गया है अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनके गुणनखंड करने पर केवल एक तथा स्वयं संख्या के अलावा कोई खंड नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए 5 है, तो 5 के खंड केवल 1 और 5 ही होंगे। इसी प्रकार 17 है, तो 1 और 17 ही होगा, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो इस तरह की संख्याओं को अभाज्य संख्याएं
या प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए जिनके गुणनखंड हो सकते हैं उनके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर हमें टोटल काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए 17 की घात 5 है, इसका मतलब 17 का 5 बार गुणा हो रहा है, और 17 कैसा है, अभाज्य है, तो इसके तो खंड नहीं होंगे। अब 15 के खंड हो जाएंगे 3 गुणा 5। अब 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, उनकी घात हो गई 24। इसी प्रकार 8 है, 8 के खंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और उसकी घात 20। तो देखिए टोटल अब कितनी घात हो जाएंगी, 17 की घात 5, 3 की घात 24, 5 की घात 24 गुणा 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 20। अब इनकी जितनी भी घातें हैं उनको जोड़ दीजिए तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 5 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो ये आंसर आएगा 20 20 20 60 60 और 65 65 और 48 आपका 113। तो डी ऑप्शन। देखिए 13वां प्रश्न है, संख्या √5 प्लस 4/3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए पूर्णांक तो ये है नहीं, पूर्णांक क्या होते हैं 0 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक और -1 -2 -3 वो ऋणात्मक। भिन्न, अब इसमें जो ये 4/3 वाला भाग है ये तो भिन्न का भाग है, लेकिन √5 भिन्न का भाग नहीं है, तो ये पूरा भिन्न नहीं होगी। अब जहां भी कोई अंडर रूट वाली संख्या आती है, जैसे √2 √3 √5 √6 √7, ये सभी किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको यदि हम परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा हमें आंसर में अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो अपरिमेय इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल ही अलग तरीके का प्रश्न है। अब वैसे इसमें 2 की घात 50 है, 2 की घात 50 का मतलब हुआ 2 को आपको 50 बार गुणा करना है, तो इतना तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार 3 की घात 45 है, इसी प्रकार 4 की घात 30 है, तो आपका एक ही प्रश्न में बहुत समय खर्च हो जाएगा। तो हम इसका क्या तरीका निकालते हैं, इसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो ये घात है इनमें कोई कॉमन नंबर होता है, उस कॉमन नंबर को हम खत्म कर देते हैं। तो वैसे मुझे 3 की घात 45 में कोई इतना कॉमन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 की घात 50, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में मुझे कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास 2 ही संख्याएं बचेंगी, फिर हम तुलना आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर मुझे 10 दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इनकी सारी घातों में से 10 का भाग कर दूं तो 2 की घात 5 और इसके गुणा 10, 4 की घात 3 इसके गुणा 10, 5 की घात 2 ऊपर 10, तो 2 की घात 5 को अगर हम हल करेंगे तो 32 की घात 10, 4 की घात 3 को गुणा करेंगे तो 64 की घात 10 और ये 25 की घात 10। अब यहाँ ब्रैकेट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 64 की घात 10, यानी जो कि 4 की घात 30 है। तो इन तीनों नंबर्स में से तो मुझे पता चल गया कि 4 की घात 30 बड़ा है। अब बचा कौन सा नंबर, 3 की घात 45 वाला नंबर बचा। अब इन दोनों में हम चेक करते हैं, ये 15 के पहाड़े में आते हैं दोनों, तो हम 15 से भाग कर देंगे। तो 4 में अगर हम 15 से 30 में भाग करेंगे तो इसको हम 4 की घात 2 और उसकी घात 15 लिख सकते हैं, और इसको 3 की घात 3 और उसकी घात 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मुझे 16 मिलेगा और इधर ब्रैकेट में मुझे 27 मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए कि 16 और 27 में से कौन सा बड़ा है, 27, और 27 किससे मिला, 3 की घात 45। तो करेक्ट ऑप्शन 3 की घात 45। देखिए ये भी बिल्कुल अलग कंसेप्ट का प्रश्न है। जैसे अगर किसी की भी घात ऋणात्मक होती है तो ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए हम 1/a कर देते हैं। जैसे कि अगर a की घात -2 है तो मैं इसे 1/a² कर सकती हूँ। और उल्टा भी हो सकता है, अगर नीचे घात ऋणात्मक है तो मैं ऊपर ले आऊंगी तो घात धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट इसके अंदर है।
तो देखिए अब ये 1/3 है, 1/3 की घात -1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3/1 की घात 1 ऐसे लिख सकती हूँ। और इसको भी मैं 4/1 की घात 1 लिख सकती हूँ। अभी मैं ये ऊपर वाला सॉल्व नहीं कर रही हूँ, पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। तो देखिए बटे 1 का तो कोई महत्व नहीं होता, तो सवाल हो गया 3 - 4 इसकी घात है -1, 3 में से 4 जाएगा तो -1 की घात -1, -1 की घात -1 को नीचे ले जाऊंगी तो 1/-1 की घात 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/-1 बचेगा, इसका मतलब माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, आंसर है माइनस। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन हल किए हैं। अब आप आगे के 15 क्वेश्चन स्वयं हल करेंगे। कल के वीडियो में हम आगे के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द मैथ चैनल को। थैंक यू एवरीवन।